अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी पे चैप्टर 5 नर्वस सिस्टम ऑफ मैन पे हमारी बात हो रही थी। आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये जो नर्व इम्पल्स है फेडरल बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग आया हुआ है। फेडरल बोर्ड हो, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम टेस्ट हों, इस चैप्टर से लॉन्ग अक्सर यही बन रहा होता है। नर्व इम्पल्स के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, ठीक है, समझेंगे भी साथ में। और फिर देखेंगे कि इसमें लिखना क्या क्या है। एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एमसीक्यूज यहाँ से आते होते हैं एनुअल में, आपके पास यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज उठाता होता है। ठीक हो गया, तो लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास नर्व इम्पल्स सबसे पहले है हमारे पास नर्व इम्पल्स। देखो आपके पास ये 2025 के एनुअल में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। What is meant by action potential? Graph show the potential of neuron, identify and explain the processes, लेबल एक्स वाई जेड। ये इस किस्म का क्वेश्चन है, वह ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है, वह तो 2025 के एनुअल में रिपीट भी हो सकता है। ठीक हो गया, अब शुरू करते हैं। हमारे पास नर्व इम्पल्स है क्या, दो डेफिनेशंस की देखते हैं। पहले एक सादा वाली देखते हैं, फिर आगे थोड़ी सी टेक्निकल भी देखते हैं। नर्व इम्पल्स असल में है क्या? इट इज़ अ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस। एक इंफॉर्मेशन है स्टिमुलस की जो कि हमारे पास ट्रांसमिट होती है फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन ये उठाते हैं, नर्व इम्पल्स जो होती है रिसेप्टर से उठा के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक भी ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ही जाता होता है। ये तो एक सादा सी डेफिनेशन आप यहाँ इसकी एनिमेशन में भी देख रहे होगे कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र हो रही है हमारे पास, कहाँ पे, मसल फैक्टर तक ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ तक मैसेज आ रहा है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है। टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन क्या है? जो टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। असल में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की लेंथ पे, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। ये आपको सारे नसल में ये आपको चार्ज पास होता हुआ दिख रहा होगा। ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक एंड से न्यूरॉन के दूसरे एंड पे। ये क्या है? ये हमारे पास नर्व इम्पल्स है। अब अगर हम देखें ना, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लफ्ज़ पे ज़रा गौर करो। पोटेंशियल एबिलिटी क्या है? पोटेंशियल कहते कैसे हैं? कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि हमारे पास वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी कि हम कोई इलेक्ट्रिक वर्क कर सकें, इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो कि न्यूरॉन में एग्जिस्ट करता है ना, न्यूरॉन के केस में हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, हम उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बात वही है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन सारा काम कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाते हैं। ये टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और एक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लॉन्ग है तो आपने इन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। मकसद क्या है? ये दो ही एक्सप्लेन हो जाए हमारे पास। अब देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ से आपने प्रॉपर लिखना शुरू कर देना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या? यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से बनते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन मेम्ब्रेन इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड और कंडक्टिंग। अभी देखो आपकी बॉडी में हज़ारों लाखों न्यूरॉन्स हैं, हर न्यूरॉन अभी मैसेज दे रहा है। स्किन पे भी अगर आप किसी जगह पे भी कुछ टच नहीं हो रहा तो न्यूरॉन नहीं स्टिमुलेट हुए, न्यूरॉन रेस्ट पे हैं। तो जब न्यूरॉन मैसेज नहीं चला रहे, ठीक है, नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड, जब स्टिमुलस नहीं आ रहा, जब वो कंडक्ट नहीं कर रहे इम्पल्स को, तो उस टाइम क्या कहते हैं? न्यूरॉन है रेस्टिंग पे, रेस्ट कर रहे हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन उस टाइम जिसका जो पोटेंशियल भी है सेल मेम्ब्रेन का न्यूरॉन की, उससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, इसको पोलराइज स्टेट भी बोलते हैं। पोलराइज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इससे पोल बने हुए हैं। जब न्यूरॉन रेस्ट पे है ना, आप बात याद रखनी है, न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो इस पे क्या होता है कि हमारे पास मोर पॉजिटिव जो होता है आउटसाइड चार्ज जो होता है ना, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है। आप बाहर वाली साइड देखो, सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। पोलराइज स्टेट क्या है? रेस्टिंग स्टेट में क्या है कि आपके पास पॉजिटिव बाहर होंगे ज़्यादा, और इनर सरफेस पे क्या होंगे? हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहे होंगे। न्यूरॉन के इनर वाली नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि ये रेस्टिंग स्टेट है या पोलराइज स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे एक एमसीक्यू आता होता है कि रेस्टिंग स्टेट में हमारे पास पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस का डिफरेंस कितना है, तो वो 70 मिली वॉल्ट होता है। अब जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर कर रहे होते हो न्यूरॉन के अंदर, आप वो जो भी ऑपरेटर्स है जिससे मेजर कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, तो न्यूरॉन के अंदर से वो मेजर कर रहे होते हैं, तो अंदर नेगेटिव है, तो इसीलिए हम इसको -70 मिली वोल्ट लिख रहे होते हैं। माइनस में लिखेंगे, ये बात एमसीक्यू में आती होती है, ठीक है। तो -70 मिली वोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है।
इट इज़ कॉज बाय, आपने इसको एक्सप्लेन, लॉन्ग है ना, इस भाग को एक्सप्लेन करना है कि रेस्टिंग है क्यों। 3 वजह हैं जिनकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भाई बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। पहली वजह सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरी वजह नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस, और तीसरी वजह लीकेज ऑफ पोटेशियम आइन। इन 3 वजहों से हमारे पास क्या होता है, बातों की वजह से बाहर पॉजिटिव ज़्यादा अंदर नेगेटिव कम। एक एक करके देखते हैं। अब देखो सोडियम पोटेशियम है क्या, पंप करता है क्या। अगर बात देखी जाए, यहाँ पे एक और MCQs पड़ा हुआ है। जो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आइन है, जो K+ आइन होते हैं, वो जो होते हैं न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा हैं। कितने टाइम ज़्यादा हैं? 30 टाइम ज़्यादा हैं। ये बात MCQs में आती है कि सेल के अंदर पोटेशियम कितने टाइम ज़्यादा है, तो आप कहते हो 30 टाइम पोटेशियम ज़्यादा है। दूसरी बात पूछता होता है कि सेल के बाहर सोडियम कितने ज़्यादा है, तो 10 टाइम। सोडियम सेल के अंदर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सोडियम हमारे पास क्या है, सेल के अंदर भी पड़ा हुआ है, लेकिन सेल के बाहर भी पड़ा हुआ है। लेकिन बाहर इतना है कि हमारे पास ये 10 टाइम्स मोर है। सेम ऐसे ही पोटेशियम जो है बाहर भी पड़ा हुआ है, लेकिन सेल के अंदर पोटेशियम कितने है, 30 टाइम ज़्यादा। बस ये 2 बातें याद रखनी है MCQ के लिए। यहाँ वो बड़ा डॉच देता है आपको। अब देखो, एक चीज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब चीज़ लो से हाई की तरफ मूव करती है ना, तो ATP लगते हैं, उसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे होते हैं। आपने 9th में एग्जाम्पल पढ़ी भी होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये भी यही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, वो बाहर वाला भी क्या करेगा, अंदर भेजेगा। और सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो अंदर से सोडियम उठा के बाहर भेज रहा होगा, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो उसके लिए आपके पास ATP लगेंगे। अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, कितने सोडियम बाहर जाते हैं। एनिमेशन देखो, आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है, 3 हमारे पास सोडियम आयन जो हैं बाहर जाएंगे, सेम उसी टाइम 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। सारे इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ATP कंट्रोल कर रहा है, एनर्जी कंट्रोल कर रही होती है। अभी देखना दोबारा से ATP आएगा, इस प्रोटीन का मुंह बाहर की तरफ, ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बाहर की तरफ खुला, सेम उसी टाइम पोटेशियम ऐड हुआ, ADP हटेगा, वो प्रोटीन अंदर की तरफ खुल जाएगी। तो 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं हमारे पास और 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। बहुत याद रखना है MCQs के लिए। पहला फ़र्क यहाँ पड़ गया कि 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं। फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन 3 पॉजिटिव के बाहर जाने की वजह से हमारे पास न्यूरॉन क्या हो जाता है, बाहर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और अंदर से नेगेटिव होना शुरू होता है। पहली वजह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिपोलराइज्ड स्टेट में हमारी बात हुई थी, ठीक है। दूसरी वजह क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक। साइटोप्लाज्म में ना, साइटोप्लाज्म में न्यूरॉन सेल है, सेल पिछला हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। अमाइनो एसिड हैं कुछ ऐसे जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, और RNA पे तो चार्ज होता ही नेगेटिव है। इन 3 चीज़ों की वजह से अब ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास सेल के अंदर। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अब हमारे पास mRNA भी पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से सेल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, सेल का जो इनसाइड है, वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो हमारे पास नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और बाहर पॉजिटिव होना शुरू होता है। दूसरी वजह आ गई है, ठीक है। तीसरी वजह आ जाओ जी, लीकेज ऑफ चलो ना बचे, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। अब ये जो पोटेशियम आयन है, सेल मेम्ब्रेन पे पोटेशियम गेट भी लगे हुए होते हैं। न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है, आपने सोडियम पोटेशियम पंप देखा आपके पास, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। इसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ना हमारे पास यही पंप नहीं लगा हुआ, इसके साथ एक और पंप भी लगा होता है, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, यार ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। इसी न्यूरॉन पे एक और पंप भी लगा हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं पोटेशियम पंप भी बोल रहे हैं, वो भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक लिंक होगा एंड पे, मैं ना ये इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देख लें, सारी कहानी समझ लग जाएगी। पोटेशियम गेट भी लगा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जो 30 टाइम पोटेशियम अंदर जाता है, वो उसकी कुछ थोड़ी बहुत लीकेज हो रही है, पोटेशियम वो बाहर की तरफ निकालता आ रहा है। ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास अंदर नेगेटिव हो जाता है न्यूरॉन का और बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक हो गया। हाँ, अब आप देखो ना,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा कंप्लीट जब तक स्टिमुलस जो है हमारे पास नहीं आता है, ऐसे ही काम रहेगा। ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, यहाँ से 2-3 बातें एमसीक्यूज के लिए नोट कर लो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, विल बी मेंटेन अनटिल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस बड़ा ध्यान करना, यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जब तक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आएगा ये रेस्टिंग पे ही रहेगा। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है क्या, इफ द शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इफ द स्टिमुलस इज कैपेबल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। अगर स्टिमुलस दिया और उसने न्यूरॉन जो रेस्ट पे था उसको एक्शन में ले गया, तो ऐसे स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज है, उसकी वैल्यू है -55। आपकी बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है ना, अक्सर बच्चे उसको 50 कर रहे होते हैं। ठीक है, 50 नहीं है, ये -55 है। 50 से थोड़ा सा नीचे होगा, आप लोग बेशक इसको देख लेना। -55 अगर वैल्यू है तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ये एक्शन पे ले जाएगा। एमसीक्यूज है, बहुत मशहूर एमसीक्यूज है, एमडीकैट का भी एमसीक्यूज है। ठीक है। अब इफ द स्टिमुलस इज नॉट कैपेबल, अब दूसरी डेफिनेशन, एक तो थ्रेशोल्ड हो गया, दूसरा होता है हमारे पास सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल करवा सके, रेस्टिंग को एक्शन लेके जा सके, तो वो सब थ्रेशोल्ड होता है। उसकी वैल्यू -55 से कम होगी। -55 हुआ फिर तो थ्रेशोल्ड हो जाएगा ना। तो अगर -55 से कम होगा तो सब थ्रेशोल्ड ही रहेगा। देखो अगर यहाँ पे हम देखें ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 मिलीवोल्ट। अगर आपने -60 का दिया तो कुछ भी नहीं होगा, वो स्टिमुलस नहीं डिटेक्ट होगा। -60 है, कम है। आपने -55 का दिया फिर होगा। अगर वो क्योंकि 55 से कम है नहीं होगा, 55 दोगे तब होगा, अगर नहीं दोगे तो सब थ्रेशोल्ड ही रहेगा। ये चीज़ समझ लगी। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने स्टिमुलस दे दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दिया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इन दिस केस अब क्या हो जाता है, मोर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड हो जाते हैं देन आउटसाइड। आपके जो न्यूरॉन पे ना अब क्या होंगे, पहले क्या थे, बाहर पॉजिटिव थे, अंदर नेगेटिव था। अब क्या हो जाएगा, वो जो चीज़ थी ना वो डीपोलराइज हो जाएगी, न्यूरॉन डीपोलराइज होगा। अब पॉजिटिव अंदर आ जाएगा, नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब अगला सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है हमारे पास। दिस हैपन व्हेन द पॉजिटिव चार्ज टेंड टू मूव इनसाइड द न्यूरॉन। जब पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन के अंदर आएगा तो इसी वजह से ही हमारे पास अंदर होगा। जब स्टिमुलस आएगा तभी पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आया कैसे, एक ही वजह है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब यहाँ पे ना तीन चीज़ें बस बात कंप्लीट करने लगा। हमने देखा हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है जिसने बाहर पॉजिटिव रखा हुआ था। साथ ही हमने देखा था इसमें पोटेशियम पंप भी लगा हुआ है, सॉरी पोटेशियम गेट, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम गेट है। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ना बच्चे, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ना एक और भी हमारे पास गेट लगा हुआ है जिसे बोलते हैं हम सोडियम गेट। सोडियम पोटेशियम पंप नहीं, सोडियम गेट। जो ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा सोडियम गेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हमने बात की थी स्टार्ट में ही 10 टाइम्स बाहर ज़्यादा है। जो ही गेट खुलेगा सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स क्या हैं ये देखो, सोडियम गेट खुल गया, स्टिमुलस आपने किसी एक को देना है, सोडियम गेट खुल गया, सोडियम सारा अंदर, पहले नेगेटिव था तो अंदर आने से अब पॉजिटिव अंदर होना शुरू हो जाएगा। आपने सिर्फ एक गेट खोलना, अगला गेट खुद खोलेगा। मैं न्यूरॉन फाइबर स्टिमुलेटेड बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो सोडियम गेट खुल जाएंगे। सोडियम गेट आपने एक गेट खोलना है बस, एक गेट खुलेगा तो अगला सोडियम गेट वो खुद खोल देगा। इतना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज आ जाता है कि अगला खुद खुल जाते हैं। अब वो दोबारा अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ना, आपको अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो गया न्यूरॉन। ठीक है, तो अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, चीज़ डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। एज अ रिजल्ट गेट पर सोडियम आयन जो है इनफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूजन कर जाएगा, क्योंकि बाहर 10 टाइम ज़्यादा था सोडियम। सिंस मोर सोडियम एंटरिंग इनटू द सेल देन लिविंग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, -70 से ना, -70 से पहले ये जाएगा 0 तक। ठीक है, ग्राफ भी देखो। हाँ, -70 से जाएगा बच्चे कहाँ तक, आपको ये रेड वाला ठीक रहता है।
ये देखो -55 थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था, जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया वो एक्शन पे चला गया। अब ये जाता है, ये पहले 0 पे जाएगा, रुकेगा नहीं, ये हमारे पास चला जाए। आपकी बुक पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना +50 तक, उसने ओवरऑल बात किया पोटेंशियल डिफरेंस में इतना चेंज आता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल की पीक +30 मिली वोल्ट है। ये आप बेशक गूगल करके भी देख लो, ठीक है। मुख्तलिफ आपकी जो साथ बुक्स वगैरह हैं, रेफरेंस बुक्स, आप ये वैल्यू उधर भी देख लो, +30 ही आ रही है, ठीक है। आपकी बुक पे भी जो डायग्राम दी हुई है ना, उसने 50+ शो किया हुआ है, लेकिन ग्राफ की पीक उसने +30 पे ले। एमडी कैट में MCQs आया तो +30, अगर वैल्यू ये दी हुई है +30 ही मार्क करोगे। फेडरल बोर्ड में आ रहा है तो +50 मार्क करोगे, अगर 30 नहीं दी हुई तो +50 कर देना, क्योंकि जो बुक में दी हुई है उसे फॉलो करेंगे। तो एक्शन पोटेंशियल में +50 तक हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यों हुआ, अब अंदर पॉजिटिव ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब चीज़ क्या है कि इस न्यूरॉन को वापस लेके जाना है। आपने क्या किया, ये देखो हमारे पास जो न्यूरॉन था ना, पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। आपने क्या किया, अंदर पॉजिटिव ले आए, बाहर नेगेटिव चला गया। अब दोबारा जब मैसेज देना है ना, आपको बाहर पॉजिटिव चाहिए, न्यूरॉन को दोबारा रेस्ट पे लेके जाना है, ताकि कल को दोबारा कोई स्टिमुलस लेके आ सके। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा से रीपोलराइज करना पड़ता है। वो जो सोडियम गेट खुले होते हैं वो बंद करने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, पीक वोल्टेज ट्रिगर क्लोजिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। आपके पास पोटेशियम गेट बंद हो जाएंगे। पोटेशियम गेट जो ही बंद होंगे, अब ये देखो एक गेट खुला था, दूसरा खुला था, वो जब बंद हो रहे हैं, पोटेशियम गेट जब हमारे पास बंद हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, मैं इसको मिटा लूँ, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोटेशियम गेट खुल गया। सोडियम गेट के बंद होने की वजह से आपके पास पोटेशियम गेट खुलना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम के अंदर 30 टाइम ज़्यादा था, बाहर डिफ्यूज़ कर जाएगा, बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा। अब ये देखो ना, एक गेट खुला, दूसरा खुला, अब वो जूं ही वो बंद होना शुरू होंगे। अब ये तीसरी डायग्राम पे ज़रा गौर करो, इस वाली पे, जूं ही पोटेशियम गेट खोलेगा, पोटेशियम ने 30 टाइम ज़्यादा था, उसने बाहर निकालने की कोशिश करनी है। स्टार्ट में बात की थी कि पोटेशियम का भी रोल है इसको पॉजिटिव रखने में, तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जो ही वो बाहर जाएगा तो ये रीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नर्व इम्पल्स दूसरी बार आके जाती जा रही है, अगला सोडियम गेट खोलेगी, फिर अगला खोलेगी, वो पिछला क्या करता जाएगा, इसको बंद करके पोटेशियम खोल देगा। अब यहाँ पे आगे सोडियम गेट खोलेगा, वो फिर आगे जाएगा मैसेज, पीछे से तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये रीपोलराइजेशन होती जा रही है। आप इस डायग्राम पे भी देख लो, मैसेज फिर आगे चला गया। पहले देखो ना, एक्शन पोटेंशियल इधर था, यहाँ डीपोलराइजेशन हुई। नेक्स्ट डायग्राम पे देखो, ये ब्लू डीपोलराइजेशन यहाँ हो गया। नेक्स्ट डायग्राम पे देखो यहाँ हो गया। जो वो आगे जाता जा रहा है, पीछे रीपोलराइज होता जा रहा है, ठीक है। लास्ट पे है हाइपर पोलराइजेशन। अब ये आपकी बुक वाला ग्राफ है जो मैं आपको कह रहा था। ये देखो, ये आ रही है हमारे पास -70, ये -50 उसने दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये थ्रेशोल्ड नहीं है। थ्रेशोल्ड हमारे पास +-50 से कम है। ये इसने डॉटेड लाइन में शो किया, तो ये -55 होता है, ठीक है। अब देखो, ये उसने +50 शो की हुई है, लेकिन ये आ रही है आपके पास 50 से कम, तो ये हमारे पास 30 पे आएगी। बात समझ लगी ना, 30 मिली वोल्ट आ रही होती है एक्शन पोटेंशियल। अच्छा खैर, हाइपर पोलराइजेशन क्या, अब जब देखो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, चीज़ डीपोलराइज हुई, वो XYZ की लेबलिंग पूछ रहा है, ये डीपोलराइजेशन है हमारे पास। वो चीज़ डीपोलराइज होती जा रही है, +30 पीक चली गई। अब पोटेशियम गेट बंद होंगे, सोडियम गेट बंद होंगे, वो चीज़ रीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, साथ में, क्योंकि पोटेशियम गेट खोल के जो ही रीपोलराइज होगी उसने आके रुकना है। -70 पे रुकता नहीं है। उसको कहा जाता है कि यार पोटेशियम गेट बस ठीक है, बंद हो जाओ। मैं कहता हूँ यार ये पोटेशियम गेट थोड़ा सा बह रहा है, ऐसे लेट सुनाई देता है, इतनी देर में वो काफ़ी सारा बाहर पॉजिटिव कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। है थोड़ी देर बाद वो वापस जगह पे आ जाती है। अब हाइपर पोलराइजेशन क्या है कि ये थोड़ा सा ओवर शूट कर जाता है। इसको वैसे तो यहाँ पे रुकना चाहिए था, लेकिन ये जो डीपोलराइजेशन है थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ओवर शूट कर जाता है, इसकी वजह से हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। इज अ फेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन विच मेमोरी पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है कि वो मोर नेगेटिव हो जाता है, रिजल्टिंग ड्यू टू एक्सेसिव इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। काफ़ी सारे पोटेशियम बाहर चले जाते हैं।
अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू स्लाइटली डिले, थोड़ा सा डिले आता है पोटेशियम गेट बंद करने में। सोडियम गेट तो जल्दी बंद होते हैं, पोटेशियम थोड़ा स्लो बंद होते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक हो गया। बाकी तो सोडियम पोटेशियम ने इसे मेंटेन कर लेना है बाद में, लेकिन इसके क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसकी वजह से ओवरशूट कर जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट में आता होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड है हमारे पास ऐसा टाइम पीरियड आफ्टर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच न्यूरॉन इज अनएबल और लेस एबल टू जनरेट अनदर इम्पल्स। अब ग्राफ में बात समझ लगेगी। अब जब आपके पास चीज़ डीपोलराइज हो रही है या रीपोलराइज हो रही है या हाइपर पोलराइज हुई हुई है, जब तक ये वापस अपनी रेस्टिंग पे नहीं आएगी, आप न्यू नर्व इम्पल्स इधर पे और इधर पे नहीं जनरेट करवा सकते। रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो टाइम पीरियड जब आप न्यू नर्व इम्पल्स ना जनरेट करवा सको, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो ये आपके पास क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है हमारे पास कि जब पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन उस टाइम नहीं हो सकता, और हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो सकता है, फिर भी आप नर्व इम्पल्स नहीं जनरेट कर सकते। इस चीज़ को रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज भी उठाता होते हैं। तो बस ये बच्चे लेक्चर था हमारा। तो ये सारी बातें लिखनी है, एक्टिव क्यों है, रेस्टिंग क्यों है, रेस्टिंग की रीज़न, एक्शन की रीज़न, और फिर ये जो पिछला ग्राफ था जो बुक वाला बना हुआ है, इसी को एक्सप्लेन कर देना, मतलब ये ड्रा कर देना। बना हुआ आया तो लेवलिंग आ जाएगी, तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक हो गया। बस ये था बच्चे आज का लेक्चर, इसे अच्छे से याद कर लेना। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।